ह्यूमन जोग्राफ़ी कोर्स ह्यूमन जोग्राफ़ी सेमेस्टर 3 लेक्चर 3 है आपका एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट जो है वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एनवायरनमेंट बेसिकली इंक्लूड्स एवरीथिंग विच अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ अ मैन और ह्यूमन। अब उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो इंसानों की ज़िंदगी को असर करती हैं। बेसिकली इन्वायरमेंट 2 टाइप्स का होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट या फैक्टर्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट जो है उसमें आपके पास लोकेशनल वैल्यूज़ आ जाती हैं, जिसमें माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन, ओशन, रिवर, ये सब कुछ है। इसके अलावा क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन है, एनिमल्स हैं और किसी भी इलाके की सॉइल है, ठीक है। ये सब कुछ नेचुरल इफेक्ट करते हैं मैन को। सेकेंड आपके पास आ जाता है फैक्टर्स ऑफ नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट। इसमें सिविलाइजेशन और कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले फिजिकल फीचर्स को देखते हैं। ज़मीन जो है अगर आप उसका टोटल एरिया अर्थ का देखें तो जो लैंड एरिया है, टोटल एरिया जो है वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 29% जो है वो लैंड एरिया है और 71% के ऑलमोस्ट जो है वो वाटर एरिया है, ठीक है। और उसमें भी डिफ्रेंसिएशन ये है कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है या हाफ पार्ट जो अबव नॉर्थ हाफ पार्ट है उसमें लैंड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और सदर्न हेमिस्फेयर में वाटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लैंड, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें जो हमारे फिजिकल फीचर्स आते हैं जो इंसान की जो लाइफ है उस पर इफ़ेक्ट करते हैं, वो माउंटेन्स हैं। माउंटेन आपका नेचुरल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिस्ट्रेन कर देता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, ठीक है। आप यहाँ पर घर नहीं बना सकते, आप कंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं, सेटलमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, बहुत रफ सरफेस होती है, रॉकी सरफेस होती है, पानी या रैपिड रन ऑफ होता है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और ये एग्रीकल्चर को सूट नहीं करता, ठीक है। तो इन एरियाज़ में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है। बहुत कम क्रॉप्स जैसे चाय हो गई, पटसन हो गया, जूट, टी, कॉफ़ी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप काफ़ी हद तक यहाँ पे बनाते हैं। लेकिन यहाँ मेन जो चीज़ जो आपको माउंटेन से मिलती है वो लम्बरिंग है, यानी लकड़ी है। जो फॉरेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, नेचुरल फॉरेस्ट, उनको काट के लकड़ी वगैरह हासिल की जाती है, तो वो इंसान के लिए ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होती है। लेकिन उसके अलावा माइनिंग यहाँ नहीं होती, यहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर नहीं होती, हाउसेस कंस्ट्रक्शन बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, थिनली पॉपुलेटेड होती है। और लेकिन टूरिस्ट एरिया ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो हिल स्टेशंस हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो प्लेन एरियाज़ के लोग हैं, और इसी की वजह से यहाँ की इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा बूस्ट करती है। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है प्लेटूज एरियाज। प्लेटूज एरियाज आर वेरी मच एडवांटेजियस एज कम्पेयर टू माउंटेन एरिया। माउंटेन एरिया में आपको रिस्ट्रेन हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, रोड्स नहीं है और आपके पास जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन प्लेटूज एरियाज जो होते हैं वहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मिनरल्स की कसरत की वजह से लोग यहाँ पे माइनिंग प्रोफेशन से बहुत एसोसिएटेड होते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बारिश की वजह से, या जिसको हम बारानी एग्रीकल्चर कहते हैं, या रेन के ऊपर जो डिपेंड करती है, उस एग्रीकल्चर की वजह से यहाँ पर जो है वो लिमिटेड एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एनिमल हर्डिंग होती है, जानवर पाले जाते हैं क्योंकि घास वगैरह यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है वो पोटवार प्लेटू, हमारे मुल्क का, इंडिया का दक्कन प्लेटू जो है वो बहुत मशहूर है। प्लेन एरियाज थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। प्लेन एरिया हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होती है, रेजिडेंशियल एरियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों फॉर्म्स में होती है और ज़्यादातर लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ये सारा, इसकी सॉइल चूँकि बहुत फर्टाइल होती है, इसलिए 90% पीपल ऑफ द पॉपुलेशन आर एसोसिएटेड विद द प्लेन एरियाज और उसकी बेसिक नीड्स को ये पूरा करते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट मुल्कों की में प्लेन एरियाज़ की एग्जांपल दी हुई है, जैसे सदर्न चाइना में सिंकियोंग रिवर है, इंडिया में गैंजेस रिवर है, पाकिस्तान में जो है वो आपके पास इंडस रिवर है, और साइबेरियन प्लेन है रशियन फेडरेशन में, ठीक है। डेजर्ट एरिया जो हैं वो भी इकोनॉमिकली लेस फर्टाइल होती हैं, कमर्शियली लेस फर्टाइल होते हैं। यहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर होती है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर नहीं होती, लोग नोमैडिक लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं, यानी एक जगह पे पानी ख़त्म हो जाए तो दूसरी जगह चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन्स। और एनिमल हर्डिंग, एनिमल रेयरिंग, शीप गोट रेयरिंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाता है ओशंस जो हैं उनका इम्पैक्ट तो ह्यूमन लाइफ पे निग्लेजिबल है।
क्योंकि ये एक तो एज ए बैरियर और एज ए जो है प्रोटेक्टर भी यूज़ होते हैं, कंट्री की बाउंड्री बनाते हैं। और इसके अलावा आपको सी फूड, सी वीड्स की सारी इकसाम यहाँ पे मिलती हैं, तो इकोनॉमिकली फ़िशिंग और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। फ़िशिंग इंडस्ट्री जो है वो इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ग्रूम करती है जो ओशन लिंक्ड होते हैं, जैसे यूके है, ठीक है, जापान है, चाइना है। इनकी फिशरी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बूम पे है और इनकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। इसके अलावा आपकी ट्रेड्स जो है वो सारी इन पर मौजूद जो सी पोर्ट्स होती हैं, बंदरगाहें होती हैं, उनके थ्रू होती है। रिवर्स आपको वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है। दे आर द बिग सोर्सेज ऑफ अ वाटर सप्लाई to farms, to man, for drinking purpose, for agriculture purpose, for electricity purpose, production के लिए यूज़ होते हैं। और वाटर इसके अलावा रिवर्स में ट्रांसपोर्टेशन भी होते हैं, जैसे बांग्लादेश में मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रिवर्स के थ्रू होती है। एक जगह से दूसरी जगह आपने जाना हो तो रिवर्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है सोइल। Soil is also important factor of the environment and it influence directly the agriculture activities। और agriculture activity अगर किसी मुल्क की बहुत अच्छी हो, उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो, यानी उसकी अगर सॉइल बहुत प्रोडक्टिव है तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी और इस तरह वो लोगों को जो है वो बेहतरीन और अच्छे तरीके से रोज़गार मुहैया करेगी और उस पर जो क्रॉप्स पे या फ्रूट्स पे जो कॉस्ट आएगी वो भी कम आएगी, ठीक है। आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा और इस तरह जो आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ह्यूमन लाइफ को। नेक्स्ट आ जाता है जी एनिमल्स जो हैं वो दे आर द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट बिकॉज एनिमल ऑल्सो प्लेज रोल फॉर द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज रेंडियर्स। अगर आप देखें तो नॉर्दर्न एरियाज़ में, कोल्ड एरियाज़ में जो हमारे बर्फ़ानी इलाके हैं वहाँ पे रेंडियर्स, कैमल्स, शीप जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। इसके अलावा क्लाइमेट ऑल्सो इफेक्ट्स द नेचुरल एनवायरनमेंट। आपकी जितनी क्रॉप्स हैं वो क्लाइमेट के क्या कहते हैं मरहूने मिन्नत हैं। अगर क्लाइमेट सूट करता होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है वो फसल वहाँ पे लगा सकते हैं। आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। सर्दी है, गर्मी है, उसके हिसाब से आपका कैपेसिटी ऑफ वर्क बढ़ जाती है। अगर सर्दी है तो आपकी कैपेसिटी ऑफ वर्क कम हो जाती है, गर्मियों में कम हो जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल मौसम है, आपका मॉडरेट मौसम है, तो आपकी कैपेसिटी ऑफ वर्क जो है, वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है और आप उस टेम्परेचर को, रेनफॉल को, विंड्स को जो आप पे इम्पैक्ट करती हैं, आप पे असर रखती हैं, अगर वो आपके लिए सूटेबल हैं या आप उनको बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसी तरह क्लाइमेट जो है वो आपके कपड़ों पे, रहने सहने के जो आपके वे ऑफ क्या कहना चाहिए, फूड है, आपकी जो रहने सहने का स्टाइल है, आपके खाने पीने के स्टाइल, उन सब पे क्लाइमेट जो है वो इफ़ेक्ट करता है। ट्रेड पे इफ़ेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट पे इफ़ेक्ट करता है, सिविलाइजेशन पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, आपके कल्चर पे इफ़ेक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट जो है आपको अपने आप को ढालना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है फूड एंड क्लोथिंग। Two fundamental necessities of the man are food and clothing, and they are directly determined by the climate. In the summer we use cold drinks, syrups और ऐसे मशरूबात यूज़ करते हैं जो हमें जो है वो ठंडा रखें, ठीक है। और अगर गर्मियाँ ज़्यादा हों, अगर सर्दियाँ ज़्यादा हो तो फिर आप कॉफ़ी, टी वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने खाने पीने की हैबिट, अपनी क्लोथिंग जो है, गर्मियों में आपको जो है कॉटन क्लोथ्स और सर्दियों में वार्म क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, टू कवर योर सेल्फ और टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द क्लाइमेट, हार्शनेस ऑफ क्लाइमेट। तो आपकी फूड और क्लोथिंग जो है वो डायरेक्ट और ग्रेट इन्फ्लुएंस रखती है आपके लिविंग स्टाइल पे। नेक्स्ट आ जाता है हाउसेस। डेफिनेटली आपके जो हाउसेस हैं या हाउसिंग स्टाइल हैं वो आपके क्लाइमेट से इफ़ेक्टेड होते हैं। वो इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो बर्फ़बारी होती है, जैसे कि पहाड़ी इलाके, तो वहाँ पे आप हाउसेस भी जो हैं, बिल्डिंग मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो लकड़ियों का करते हैं या पत्थरों का करते हैं। ऐसे घर बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंक्रीट ना हो, बहुत ज़्यादा वो जो है
उनकी छतों का जो स्टाइल होता है, उनका जो मतलब वो बारिश को ड्रेन ऑफ करने के लिए, उसके पानी को ड्रेन ऑफ करने के लिए, स्नो को ड्रेन ऑफ करने के लिए, इस तरह की आप जो है वो डायरेक्शन रखते हैं कि पानी और बर्फ़ वगैरह जो है वहाँ से रिमूव हो जाएं। इसी तरह अगर आपके प्लेन एरियाज़ हैं तो फिर आप फ्लैट रूफ्स बनाते हैं, आप जो है वो बिल्डिंग मटीरियल जो है वो ऐसा यूज़ करते हैं जो कंक्रीट हो, मजबूत हो और आपको बार बार जो है वो चेंजेस ना करनी पड़े। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट अपनी हाउसिंग स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। फिशिंग, जो नॉर्मल क्लाइमेट है, टेम्परेट जोन है, मॉडरेट इलाके होती हैं, वहाँ के समुद्रों में ज़्यादा फ़िश होती हैं एज़ कम्पेयर टू कूलर वाटर और जो वार्म वाटर्स होते हैं। ठीक है, तो आपकी फ़िशिंग के जो इंडस्ट्री है दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। नेक्स्ट आ जाता है वेजिटेशन। वेजिटेशन और फॉरेस्ट्री किसी भी कंट्री की दैट इज़ ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय द क्लाइमेट। वो इलाके जो कि गर्म इलाके हैं, जैसे कॉन्गो है, इंडिया के डेजिटियस फॉरेस्ट हैं, अमेज़न हैं, इंडो चाइना डेजर्ट्स हैं, मलाया के डेजर्ट्स हैं, यहाँ पे रेनफॉल जो है वो 15 से 20 इंचज़ तक होती है, तो यहाँ पे ग्रासलैंड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सवाना अफ्रीका में, स्टीप यूरेशिया में, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में, ये सब ग्रास लैंड है। यानी यहाँ पे जो है वो चौड़े पत्तों वाले दरख्त आपको नज़र नहीं आते, यहाँ पे ज़्यादा घास के मैदान नज़र आते हैं। ये पर्टिकुलर एरियाज़ है जहाँ पे बारिश जो है वो उनका लेस देन 15 to 20 रेंज हो, वहाँ पर ज़्यादा घास होती है। नेक्स्ट आ जाता है जी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, ये आप सबको पता ही, आप पढ़ लें, इसमें सारा ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं इंडस्ट्रीज़।